वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हमने थ्योरम की थी द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द स्केलर फॉर द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टी इज़ टू बी कांस्टेंट कि उसका डेरिवेटिव जीरो। और ये एक थ्योरम आपको वैसे भी याद हो जाएगी कि अगर कोई फंक्शन आपके पास जीरो दिया हुआ है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो दिया हुआ है तो फंक्शन कांस्टेंट है, या फिर जो फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट थ्योरम देखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। नेसेसरी और सफिशिएंट मतलब इफ़ एंड ओनली इफ वाला पार्ट है। वेक्टर फंक्शन एफ दिया हुआ है किसी स्केलर वेरिएबल टी पे, मतलब एफ टी का फंक्शन दिया हुआ है और टी स्केलर है। टू हैव ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ये कह रहा है कि ये एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रखेगा। कौन? एफ। एफ आपका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रखेगा। वो कंडीशन क्या है? अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रखेगा तो एफ का इसके जिस वेरिएबल के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन है उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो पक्का एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो पहले हम मानते हैं कि लेट एफ हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अगर एफ का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इक्वल टू कितना, कांस्टेंट। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कांस्टेंट है, मान लिया एफ की वैल्यू का मैग्नीट्यूड जो आता है वो 5 आता है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का स्क्वायर भी कितना आएगा, कांस्टेंट। और मैग्नीट्यूड ऑफ एफ के स्क्वायर को आप लिख सकते हो एफ का मैग्नीट्यूड इंटू एफ का मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, एफ डॉट एफ। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ए डॉट ए की वैल्यू होती है मोड ऑफ ए इंटू कितना, कोस ऑफ थीटा। अब वेक्टर सेम है तो कोस ऑफ जीरो की वैल्यू वन, तो ए डॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड ऑफ ए। तो यहाँ से एफ डॉट एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड ऑफ एफ इंटू मोड ऑफ एफ। तो एफ डॉट एफ क्या आ गया आपके पास, कॉन्स्टेंट। एफ डॉट एफ की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। अब देखो हमें दिखाना क्या है, कि हमें दिखाना है एफ डॉट डी एफ बाई डी टी की वैल्यू क्या आए, जीरो आए। तो एफ डॉट एफ कांस्टेंट है तो हम इसका डी बाई डी टी निकाल लेते हैं। दिस इम्प्लाइज डी बाई डी टी ऑफ एफ डॉट एफ किसके इक्वल हो जाएगा, पहले एफ एज इट इज डी एफ बाई डी टी, बीच में डॉट लगेगा, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी प्लस, अब डॉट प्रोडक्ट में आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, लेकिन क्रॉस में हमें ध्यान रखना था कि जो चीज़ पहले लिखी हुई है वो पहले लिखी जाएगी, इनटू डी एफ बाई डी टी डॉट कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा। पहला एफ एज इट इज़, दूसरे का डॉट, प्लस दूसरा एफ एज इट इज़, पहले का डॉट। तो ये कितना हो गया आपके पास, इसको लिख सकते हो एफ डी एफ बाई डी टी प्लस एफ डॉट डी एफ बाई डी टी। अच्छा जी अब डी बाई डी टी ऑफ एफ डॉट एफ, अब इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये आ गया आपके पास डी एफ बाई डी टी एफ डॉट एफ, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, टू ऑफ एफ डॉट कितना, डी एफ बाई डी टी। अब देखो, अब मैं इसकी वैल्यू डी बाई डी टी ऑफ एफ डॉट एफ, इसकी वैल्यू को बराबर लिख रहा हूँ किसके, टू ऑफ एफ डॉट डी एफ बाई डी टी। और एफ डॉट एफ की वैल्यू कॉन्स्टेंट दी हुई है तो मैं इधर लिख सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ क्या, कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो। तो यहाँ से टू ऑफ एफ डॉट डी एफ बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, जीरो। अब टू तो जीरो होगा नहीं, दिस इम्प्लाइज एफ डॉट डी एफ बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो के इक्वल। तो हमने एक पार्ट प्रूव कर दिया। अब हम मान के चलेंगे कि ये आपके पास कितना दिया हुआ है, जीरो, और हमें दिखाना है एफ क्या होगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा। तो देखो ये लेके चलेंगे, इसको बिल्कुल रिवर्स करते चलेंगे। एफ डॉट डी एफ बाई डी टी को लिख सकते हैं हम क्या, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी अगर जीरो है तो टू एफ डॉट डी एफ बाई डी टी भी जीरो होगा। यहाँ से टू एफ डॉट डी एफ बाई डी टी को कितना लिख सकते हैं हम, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी प्लस एफ डॉट डी एफ बाई डी टी, इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ कितना, एफ डॉट एफ, और डी एफ बाई डी टी एफ डॉट एफ इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एफ डॉट एफ की वैल्यू क्या होगी,
कांस्टेंट, एफ डॉट एफ कांस्टेंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कितना होगा, कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, कांस्टेंट। तो इस रिवर्स पार्ट करेंगे तो बिल्कुल अपोजिट टलेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इक्वल टू जीरो, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आपकी थ्योरम है। अच्छा, इसी में बोल दे, देखो अब दिया हुआ था कि f का मैग्नीट्यूड यदि कांस्टेंट है, कोई वेक्टर फंक्शन f दिया हुआ है जिसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, तो जो f डॉट डी एफ बाई डी टी इक्वल टू जीरो आया, अभी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन प्रूव की, अगर ये है तो ये कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है तो ये इक्वल टू जीरो। तो अभी हमने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन प्रूव की है, तो f डॉट डी एफ बाई डी टी जीरो आया। यदि मैं मान लूँ कि डी एफ बाई डी टी जो है वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, तो एफ भी आपके पास कैसा दिया हुआ है, एक वेक्टर फंक्शन है, और ये नॉन जीरो दिया हुआ है, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो। इसका मतलब एफ और डी एफ बाई डी टी क्या होंगे आपस में, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर केस में यही तो दिखाते थे कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। बस इतना याद रखना है कि डी एफ बाई डी टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तब आप बोल दोगे एफ और डी एफ बाई डी टी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, यदि उनका डॉट, यदि वो कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड का हुआ। कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड का हुआ तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। डॉट प्रोडक्ट जीरो है कि नहीं दो वेक्टर्स की, तो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, एफ आपका दिया हुआ है डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब वो वेक्टर फंक्शन, वेक्टर नहीं लगा तो स्केलर फंक्शन। और मॉडुलस ऑफ एफ कितना दिया हुआ है, एफ के इक्वल, मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी दे दी। देन हमें प्रूव करना है डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर फंक्शन हुआ है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, टू, और स्केलर फंक्शन इंटू डी एफ बाई डी टी के इक्वल होगा। देखो एक चीज़ कि आपके पास कितना दिया हुआ है कि एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ के इक्वल दे रखा है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो एफ का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और मैं इसको लिख सकता हूँ, और देखना मैग्नीट्यूड ऑफ एफ के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ वेक्टर का स्क्वायर। क्योंकि देखो एफ वेक्टर का स्क्वायर हो रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट होती तो अलग से लिखी होती एफ क्रॉस एफ। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या दे रखा है, इन्होंने डॉट प्रोडक्ट टाइप दे रखा है। तो क्या दे रखा है आपके पास, एफ वेक्टर के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड, एफ वेक्टर जो लिखा हुआ है उसको लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ किसके दिया हुआ है, एफ के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से डी बाई डी टी ऑफ क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर, एफ के स्क्वायर के बराबर। और स्केलर फंक्शन का डेरिवेटिव करना बहुत आसान है, टू एफ, पहले टू का फिर एफ का, और एफ का किसके रेस्पेक्ट में, डी एफ बाई डी टी टी के रेस्पेक्ट में। तो आंसर आ गया। इसके बाद कह रहा है सेकंड पार्ट कि एफ डॉट डी एफ बाई डी टी किसके इक्वल होगा, एफ डी एफ बाई डी टी के इक्वल होगा। यहाँ पे देखो आप लिख सकते हो एफ डॉट एफ को कितना, मॉडुलस ऑफ एफ का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एफ डॉट एफ को क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ एफ, एफ के इक्वल दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, एफ का स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी प्लस अब की बार डी एफ बाई डी टी डॉट एफ इक्वल टू कितना आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टू एफ और डी एफ बाई डी टी। ध्यान रखना है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी अलग अलग हैं। तो ये कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इक्वल टू, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टू एफ डी एफ बाई डी टी, टू से टू कैंसिल आउट, तो एफ डॉट डी एफ बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, एफ डी एफ बाई डी टी। और यही हमें प्रूव करना था, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इक्वल टू एफ डॉट डी एफ बाई डी टी। ध्यान रखना कि ये प्रॉपर्टीज ने दे रखी है। मॉडुलस ऑफ एफ को क्या लिख सकते हो आप, स्केलर फंक्शन में लिख सकते हो, वेक्टर फंक्शन के मॉडुलस को स्केलर फंक्शन में लिख सकते हो, ये गिवन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है डी बाई डी टी ऑफ एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इक्वल टू एफ क्रॉस डी स्क्वेयर एफ बाई डी टी स्क्वेयर। ये गिवन है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से देखो इसको लेके चलेंगे, क्या आप कर जाएगा आपके पास डी बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ बाई डी टी, और जो फॉर्मूले याद कराए थे आपको कल वही फॉर्मूले पुट करने हैं सिर्फ। कितना आ जाएगा, देखो अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो जो पहले हो पहले ही लिखा जाएगा, एफ एज इट इज़। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वेयर एफ बाई डी टी स्क्वेयर प्लस अब ये वाले एफ का करना है तो क्या आ जाएगा, डी एफ बाई डी टी, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, डी एफ बाई कितना
dt। अब एक चीज़ ध्यान दो, दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट, सेम वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? जीरो। तो आपके पास कितना आ जाएगा ये? एफ क्रॉस डी स्क्वेयर एफ बाई कितना? डी टी स्क्वेयर। प्रूव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ए क्रॉस ए कितना होता है आपके पास? ए क्रॉस ए करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू जीरो हो गई, साइन जीरो जीरो एन कैप, तो ये जीरो आते ही ये पूरा जीरो, तो ए क्रॉस ए की वैल्यू जीरो। तो इसमें मतलब डी एफ बाई डी टी और डी एफ बाई डी टी का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा? आपस में जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जिस तरीके से हमने डॉट प्रोडक्ट में कहा था कि अगर कोई वेक्टर फंक्शन आपके पास किसी स्केलर वेरिएबल टी का दे रखा है और उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, तो एफ डॉट डी एफ बाई डी टी जीरो होगा। और यदि एफ डॉट डी एफ बाई डी टी जीरो था तो वो वेक्टर कैसा था? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का था। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट में करेंगे यही चीज़, तो अब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ना आके क्या आ जाएगा? कांस्टेंट डायरेक्शन। तो आप बोलोगे वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टी टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन। यदि उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। किसके साथ? एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इक्वल टू जीरो। यदि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दे रखा तो हम बोल देंगे उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। देखना इसका प्रूफ एक बार क्या आ जाएगा। देखो आपके पास दिया हुआ है एफ वेक्टर जो है वो एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है। एफ वेक्टर की वैल्यू वेक्टर फंक्शन दे रखी है। अब डायरेक्शन कांस्टेंट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हम मानते हैं लेट कैपिटल एफ कैप बी द यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड वन होगा और डायरेक्शन देगा सिर्फ ये। और हम मान लेते हैं कि एफ जो है सिर्फ एफ वेक्टर में सिर्फ हमने ऊपर एरो नहीं दिया है, तो एफ जो है वो बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कैप। तो आपके सॉरी एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? मैग्नीट्यूड लिख दोगे और डायरेक्शन के लिए क्या लिख देंगे हम? ये यूनिट वेक्टर लगा देंगे, क्या? एफ कैप। तो आ गया एफ वेक्टर को आप क्या लिख पाओगे? एफ इंटू कैपिटल ऑफ एफ कैप। तो अब आप निकालो यहाँ से कितना? डी एफ बाई डी टी। डी एफ बाई डी टी कितना हो जाएगा? एफ एज इट इज रहेगा, एफ एज इट इज रहेगा और पहले क्या आ जाएगा? डी एफ बाई डी टी प्लस अब की बार डी एफ बाई डी टी, और ये जो कैपिटल ऑफ एफ है ये एज इट इज रह जाएगा 10। अब हमें निकालना क्या है? एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी। तो कितना आ जाएगा? इसको लिख सकते हो आप एफ क्रॉस एफ डी एफ बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी और एफ कैप। इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास। जैसे ही हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास एफ वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है? एफ वेक्टर की वैल्यू दी हुई है एफ इंटू एफ। तो क्या आ जाएगा? एफ इंटू एफ कैप क्रॉस एफ डी एफ बाई डी टी। ये इसलिए लिखा ताकि हमें पता रहे कि ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस डी एफ बाई डी टी और एफ कैप। देखो ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट इनकी होनी है, दो वेक्टर क्वांटिटी की होनी है, तो ये क्या आ जाएगा? एफ स्क्वायर, और इन दोनों की क्या हो जाएगी आपस में? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या आ जाएगा ये? डी एफ बाई डी टी प्लस अब यहाँ पे आएंगे तो जो डी एफ बाई डी टी दिया हुआ है ये आपके पास क्या दिया हुआ है? एक स्केलर क्वांटिटी, और आगे जो एफ दिया हुआ वो भी स्केलर क्वांटिटी। तो ये तो लिखा जाएगा एज इट इज, और क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी किन के बीच में? इन यूनिट वेक्टर के बीच में। और चाहे किसी के बीच में भी हो, दो सेम वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? जीरो। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? एफ स्क्वेयर एफ कैप क्रॉस कितना? डी एफ बाई डी टी। ये क्या आ गया आपके पास? एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं जो आपको दे रखा है। ये कह रहा है कि जो एफ वेक्टर है वो क्या रखता है? शुरू में मानते हैं कि वो क्या रखता है? कांस्टेंट डायरेक्शन रखता है। अब देखो कांस्टेंट डायरेक्शन रखता है, तो हमने तो यहाँ पे किया था ना कि एफ वेक्टर बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो जो एफ की डायरेक्शन है वही एफ कैप की डायरेक्शन रहेगी। तो डायरेक्शन ऑफ एफ कैप इज द सेम ऑफ एफ वेक्टर।
अब दोनों की डायरेक्शन यदि सेम है तो हमें इतना तो पता है कि जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी अगर कांस्टेंट है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है दोनों की, एफ की कांस्टेंट है तो इसकी भी कांस्टेंट होगी, दोनों की डायरेक्शन भी कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, तो जो एफ कैप आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, कल कराई थी डेफिनेशन की कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो। तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेक्टर। अगर कांस्टेंट वेक्टर कोई दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो। उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास, ज़ीरो। तो अब आपके पास देखो डी एफ बाई डी टी यदि ज़ीरो है तो एफ क्रॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ज़ीरो वेक्टर। तो एफ क्रॉस कितना आ जाएगा, डी एफ बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी आपके पास कितना रहेगा, ज़ीरो। और वेक्टर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो दो क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए यहाँ पे जीरो को क्या दे रहे हैं हम, वेक्टर। आप खाली इसको या तो जीरो वेक्टर लिखो या इसको डार्क करेंगे तो इसका मतलब भी हुआ ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद आ जाओ, कंडीशन इज सफिशियंट। कंडीशन इज सफिशियंट मतलब अब आपके पास दे रखा है एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। आपको दिखाना है कि एफ़ की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब अगर एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी जीरो है तो एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी आपके पास, एफ स्क्वेयर एफ यूनिट वेक्टर इंटू डी एफ बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ज़ीरो। ये वैल्यू हमने निकाली थी ये वैल्यू आई थी एफ स्क्वेयर एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इक्वल टू कितना, ज़ीरो। तो यहाँ से आप कर सकते हो दिस इम्प्लाइज। अब देखो आपके पास ये तो क्या दिया हुआ है, एफ का मैग्नीट्यूड दे रखा है। अब मैग्नीट्यूड तो आपके पास क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे जीरो हो नहीं सकता, एफ स्क्वेयर, तो जीरो कौन होगा आपके पास, एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो वेक्टर। तो आपके पास क्या आया यहाँ से, एज एफ कैप हैज़ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अगर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है तो हमने पढ़ा था यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उस वेक्टर के उसके डेरिवेटिव के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज डी एफ बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ज़ीरो। क्यों आ जाएगा, आपके पास देखो क्या आ गया, एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी भी जीरो और एफ डॉट डी एफ बाई डी टी भी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो डॉट प्रोडक्ट भी किसी वेक्टर के साथ जीरो और क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो, इसका मतलब वो वेक्टर ही आपके साथ पास क्या दिया हुआ है, जीरो। तो डी एफ बाई डी टी जीरो आते ही आप क्या बोलोगे कि आपके पास जो एफ कैप है, जो एफ कैप है वो कैसा वेक्टर है, इज ए कांस्टेंट वेक्टर। अगर ये वेक्टर कांस्टेंट है तो इसकी डायरेक्शन और एफ वेक्टर की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम। तो ये कांस्टेंट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट था ही, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको करनी है, ये पेपर में आई हुई है काफ़ी बार ये। तो ये आपके पास क्या है, रिजल्ट है। तो इसका मतलब आपके पास, मैं एक बार रिजल्ट आपको बता देता हूँ क्या क्या आए हैं आपके पास। यदि एफ आपके पास कांस्टेंट वेक्टर दिया हुआ है तो आप बोलोगे डी एफ बाई डी टी कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। यदि एफ आपके पास कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का दिया हुआ है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का दिया हुआ है तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट डी एफ बाई डी टी और एफ की कितनी आएगी, ज़ीरो आएगी। यदि एफ आपके पास कांस्टेंट डायरेक्शन का दिया हुआ है तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट डी एफ बाई डी टी कितनी आएगी आपके पास, जीरो आएगी। मेन आपके पास तीन थ्योरम है और ये इफ एंड ओनली इफ में भी है तीनों। यदि ये जीरो है तो कांस्टेंट डायरेक्शन होगी, यदि ये डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा, और अगर ये डेरिवेटिव जीरो है तो एफ कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ केस की ये तीन पार्ट हमने किए हैं, ये तीनों थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो यहाँ तक ये सारी थ्योरम करनी है आपने, और नेक्स्ट कल करेंगे हम एक्सरसाइज 2.1।